कहाँ तक पहुंच गए थे कल? एग्जाम्पल्स इसके अपन ने ऑडिट फाइल से स्टार्ट करना था ना। चलो ऑडिट फाइल से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो, क्या होती है ऑडिट फाइल? बताओ क्या होती है ऑडिट फाइल? सिंपल, जैसा लिखा है ना वैसे ही मीनिंग है, कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है। वो फाइल जिसमें ऑडिट का पूरा हिसाब किताब होता है। यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो अपन खूब सारे वर्क पेपर वगैरह इकट्ठे करते रहते हैं। तो जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो सारे वर्क पेपर इकट्ठे करके पूरे ऑर्गेनाइज करते हैं अपन, पूरे प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। हेलो 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 हेलो, है ना? तो प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, नंबरिंग करते हैं, मतलब जो अपने पूरे रैंडम पेपर्स है उनको तक नंबरिंग करते हैं ताकि पूरा एक सा हो जाए, कल को रेफर करना पड़े। उसका इंडेक्स बना लेते हैं अपन, है ना? और वो पूरा बंच जो है उसको अपन बोलते हैं ऑडिट फाइल। अब इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हो उसको चाहो तो, समझ में आ रहा है? और या तो फिर फिजिकली बना लो। हेलो हेलो हेलो, वैसे ना फिजिकली कुछ तो होता ही है, मतलब थोड़ा बहुत भी होगा भले, लेकिन फिजिकली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो बनता ही है, मतलब ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और कोई और स्टोरेज मीडिया, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक हो, जिसमें रिकॉर्ड होता है दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। बोलो भाई ये क्लियर है ना? तो बस कुछ नहीं है, बस ऑडिट फाइल लिखते ही है ना? अब इसकी जो असेंबली है, अब देखो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल मतलब कि जमाना, असेंबली मतलब कि जमाना, ऑर्गेनाइज करना, सारे वर्किंग पेपर्स जो ऑर्गेनाइज करने होते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? असेंबली। हेलो हेलो, ठीक है ना? तो ऑडिटर जो है वो असेंबल करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइल ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट हो गया। हेलो गाइस, ठीक है? तो क्या चल रहा है अभी बेटा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही चल रहा है, समझ में आ रहा है? क्या चल रहा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ना? तो SQC1 क्या बोल रहा है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and other assurance and related services requires firms to establish policies and procedures for timely completion of the audit assembly of audit files and appropriate time limit to which कंप्लीट करना पड़ता है। ये नॉर्मली 60 दिन का होता है, कोई ऐसा वो नहीं है लीगल, लेकिन ठीक है जनरली 60 दिन का होता है। एक्चुअली में पता क्या होता है कि आप ऑडिट करने गए, है ना? अब आपने पूरा देखा सब कि भाई सब सही है कि नहीं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखा, सारा कुछ देखा, और फिर आप सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद फिर आपने पूरा सब कि हाँ भाई ठीक है हम सेटिस्फाई हो गए पूरे वर्किंग पेपर के बेस पे, फिर साइन वाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंड में जाकर के क्या होगा पता है? एंड में जाकर के क्या होगा? साइन, साइन हो गए। तो अब ये जो पूरे पेपर्स थे इनका क्या करें? इनको संभाल करके रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो इनको संभाल करके रखना पड़ेगा। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है कि इसको जमा करके संभाल करके रखो। समझ आ रही है? जैसे मान लो सेल्स से रिलेटेड जितने पेपर है तो वो एक साथ रख लिए, समझ में आ रहा है? और डेटा से रिलेटेड है, फिक्स एसेट से रिलेटेड है, सारे पेजों में नंबर करके एक फोल्डर में रख देते हैं। बोलो गाइस, है ना? पूरा एक साथ जमा करके और उसको रख देते हैं कि भाई अगली बार काम में आएगी तो अपन इसको देख लेंगे। ठीक 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 गाइस, है ना? द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, संभाल के रख लो बस। दैट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्राइंग न्यू कंक्लूजन। ऑडिट सब खत्म, साइन होकर चली गई रिपोर्ट, अब क्या? अब तो बस संभाल के फाइल रख दे रहे हैं कि अगली बार काम आएगी। चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ठीक है बेटा?
ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ सच चेंजेस इंक्लूड डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। क्या मतलब हुआ? एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस इंक्लूड डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। हाँ, मतलब फालतू के कागज, सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर्स, है ना। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइनल। मतलब अब देखो, अब तुमको बस क्या करना है, संभाल के रख देना है कि कल को तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो तुम उसका जवाब दे पाओ। समझ आ रहा है? तो कौन सा पेपर किससे रिलेटेड है, ये सब मार्क करके रख लो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड अग्रीड with the relevant members of the engagement team before the date of auditor's report। मतलब जिसमें भी ऑडिट एविडेंस डिस्कशन है वो सब। फाइनल ऑडिट फाइल के असेंबली के बाद ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड 7 साल का है जो आगे दिया हुआ है ना। ऑडिटर को अपने वर्क पेपर्स जो है वो 7 साल के लिए कम से कम संभाल के रखने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 1 जो है उसने फर्म्स को बोला है कि भाई, हाँ लिखा हुआ है देखो इसी में कि रिटेंशन जो है वो क्या है, ऑर्डिनरली नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है गाइस, देख लो फटाफट से। ये एक बार आया हुआ है शायद असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, है ना। बहुत ही कचरा सा टॉपिक है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें एज सच देखा जाए तो, है ना। ठीक है, हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही से। ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट वाली? ग्रुप ऑडिटर मतलब कि खूब मतलब बंच ऑफ कंपनीज होता है ना, तो मेन कंपनी कंसोलिडेटेड ऑडिट होता है, उसको लेकर के कुछ खास नहीं है, मतलब इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना। फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। ठीक है ना। तो जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। क्या बोल रहा है बेटा वो? Judging the significance of a matter requires an objective analysis of facts and circumstances। हेडिंग पढ़ो फिर से, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। क्या मतलब है, किन चीजों के डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है बेटा? सिग्निफिकेंट मैटर्स तो ठीक है, दूसरा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जजमेंट थोड़ा और इलेबोरेट। ठीक है, मतलब पॉइंट है यहाँ पर मेन जजमेंट। समझ आ रहा है? जब आपको बोला जा रहा है कि जजमेंट लो, इसका मतलब बात दोनों तरफ जा सकती थी, जो आपने डिसाइड किया वो कहीं और भी जा सकता था। तो जब भी सब्जेक्टिव मैटर होता है ना, तो दो में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो और उसको ऑब्जेक्टिवली सिलेक्ट नहीं कर पाते आप,
कि हाँ ये वाला ही सही है, समझ आ रहा है, तो वो प्रेफरेबल आप सिलेक्ट कर पाते हो। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, है ना, प्रेफरेबल ही आप सिलेक्ट कर पाते हो। बोलो गाइस। देखो समझो, जितने भी जजमेंटल मैटर है उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, इतना समझ लो। जजमेंटल मैटर में आपने जो भी डिसाइड किया है, तो हमको जानना है कि आपने ये पर्टिकुलर जजमेंट क्यों लिया। वही बात हो गई ना, जैसे मान लो मटीरियलिटी है, तो मटीरियलिटी इतनी क्यों ली भाई, कम या ज्यादा क्यों नहीं ली, कम क्यों नहीं ली, मतलब ज्यादा में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई और ऑडिटर कैलकुलेट करे तो हो सकता है ना थोड़ी और कम ले ले वो मटीरियलिटी। तो भाई आपका ये जो जजमेंट है ये किसी बेसिस पर तो होगा, नहीं आ रहा समझ में। तो आपको अपने बेसिस क्लियर करने हैं, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए कि रैंडमली हमको लगा बस ऐसा एकदम आवाज आई अंतरात्मा से, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, कुछ लॉजिक होना चाहिए चीजों का। ठीक है गाइस, है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं जजिंग अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखो। सिग्निफिकेंस मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं, मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। तो कुछ खास ऐसा बताया नहीं उसने, बस ये बोला सिग्निफिकेंट रिस्क, जिन चीजों से भी मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, जैसे रिलेटेड पार्टी है या इस तरीके का, है ना। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, है ना। अब कुछ प्रोसीजर मैंने जब परफॉर्म किए तो मुझे पता चला कि भैया यहाँ तो बहुत गड़बड़ियां पॉसिबल हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। या a need to revise the auditor's previous assessment of risk of material misstatement and the auditor's responses to those risks, समझ में आ रहा है। तो अगर ऑडिटर को अपना रिस्क असेसमेंट ही चेंज करना पड़ रहा है, जो उसने पहले असेस किया था अब उसको लग रहा है कि भैया अब तो चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। हेलो हेलो, ठीक है गाइस। हेलो, है ना। फिर अगर मान लो कि उसको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने में डिफिकल्टी हो रही हो बहुत ज्यादा, सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। यहां पर ऑडिटर की एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। ऑडिटर लगा नहीं पा रहा है इस कारण से नहीं कि ऑडिटर कमजोर है, इस कारण से कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। तो अगर प्रोसीजर ही नहीं लगा पा रहा है, अब किस कारण से हो सकता है लैक ऑफ एविडेंस हो, कि एविडेंसेस ही अवेलेबल नहीं है, आग लग गई, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बस ये मैटर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इसकी बात चल रही है और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। और चौथा क्या है, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन, मतलब वो मैटर जिससे कि मैं ऑडिट रिपोर्ट ही क्वालिफाई कर डालने वाला हूं, इतने बड़े मैटर ऑडिट रिपोर्ट में तो बहुत हाई लेवल पर ही मैटर आते हैं ना। तो ऐसा कोई फाइंडिंग्स जिससे ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन वो होने वाली है, या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एक स्टैंडर्ड है ना, 705 है, आ रहा है समझ में, और 706 है, मैं एग्जैक्टली देखना पड़ेगा एक बार, है ना। तो 705 और 706 में ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के है, 700 की पूरी सीरीज ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के, उसमें बताया गया है कि आप एक तो ये लिख देते हो कई बार कि कुछ गड़बड़ है, कई बार आपको ये लिखना पड़ता है कि भैया ये मतलब ये मैटर हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बस मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहा हूं कि कुछ गलत नहीं किया एंटिटी ने, लेकिन ये किया है, पता है ऐसा, भैया इस बार इनकी एक माइन जो है वो हो गई है जब्त, ठीक है। तो अब कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं है इसमें, समझ में आ रहा, माइन जब्त हो गई, जो भी कुछ होना था उनका वो सब दिखाया हुआ है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माइन जब्त हो गई बता रहे हैं बस, यानी इन लोगों ने कुछ छुपाया, झूठ नहीं बोला, लेकिन बड़ा मैटर तो बड़ा हो गया ना। तो हाइलाइटर टाइप का होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। पॉइंट ये है कि ऐसी कोई भी ऐसा कोई सर्कमस्टेंस, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिससे कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ इफेक्ट आने वाला है, तो उस चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, तो अब यहां पर देखो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट।
तो सिग्निफिकेंट मैटर ये है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसको याद रखने के लिए सिग्निफिकेंट मैटर कौन से हैं? रिस्क, है ना, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना, और डिफिकल्टी इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स, है ना, और फाइंडिंग्स दैट कुड मॉडिफाई द ओपिनियन। क्लियर है? ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब an important factor in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of professional judgment exercised in performing the work and evaluating the result. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट क्या रखूं डॉक्यूमेंटेशन का सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर के, समझ में आ रहा है? जैसा मेरा जजमेंट है वैसा, तो मतलब बहुत ही वो हो गया सब्जेक्टिव कि पता नहीं कितना भी डिटेल कितना भी शॉर्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट्स आर प्रोफेशनल मेड व्हेन वेयर सिग्निफिकेंट serves to explain the auditor's conclusion, है ना। है ना, and to reinforce the quality of the judgment. Such matters are of particular interest to those responsible for reviewing the audit documentation, including those carrying out subsequent audit when reviewing matters of continuing significance. For example, when performing a retrospective review of accounting estimates. अब देखो ध्यान से, मैं कितनी डिटेल में रखूं ये तो जजमेंटल है, मैं कितनी डिटेल में प्रोसीजर परफॉर्म करूं, कितनी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन रखूं, ये जजमेंटल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना। अब जितने जजमेंट किए उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के समय, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द जजमेंट मेड सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर्स कंक्लूजन। तो ऑडिटर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों ऑडिटर ने ये जजमेंट लिया, वाई पर्टिकुलर जजमेंट, है ना, उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अपन, क्योंकि, है ना, क्योंकि फ्यूचर में काम आ सकता है। कल को कोई फ्रॉड निकल जाए, 3-4 साल बाद निकल जाए, हमसे बोले कि हाँ दिखाना जरा कि उस साल तुमने इस मैटर को कैसे हैंडल किया था, तो ऑब्वियस ही बात है भैया मैंने कोई जजमेंट लिया था क्योंकि एस्टिमेटेड था, एस्टिमेट बेसिस पे था, समझ रहा है? तो मैं बताऊंगा कि भैया मैंने क्यों लिया था ये जजमेंट, या मेरा क्या लुकआउट था उसको लेकर के। बोलो भाई, है ना? ठीक है, अब देखो some examples of circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to use of professional judgment include where the matters and judgments are significant. ठीक है ना? तो कुछ examples. Rationale for the auditor's conclusion when requirement provides that auditor shall consider certain information or factors that the consideration is significant in the context of particular engagement. इसको पढ़ो एक बार हेडिंग फिर से। इन लोग एग्जाम्पल, इन लोग को कंटेंट समझाने के लिए एग्जाम्पल देना होता है, इन लोग कंटेंट से ज्यादा मुश्किल एग्जाम्पल बना देते हैं। आ रहा है समझ? इतना टेक्निकल लिखते हैं, ठीक है। देखो रीड करो उसको। सब्जेक्टिव है बस, है ना। सुनो, अच्छा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर। अगर किसी रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट समझ लो कि मान लो स्टैंडर्ड है, किसी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ऑडिटर शैल कंसिडर, किसी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ कि ये काम करना पड़ेगा, और लिखा हुआ है कंसिडर,
कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना। समझ आ रही है बात? जैसे मान लो कि बोल रहा है डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन को कंसिडर करना। नहीं आया समझ में? डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन डिसाइड करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन कंसिडर करना। अब कुछ नहीं बोला और समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो अब समझ रहे हो ना, वहां पर पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है? प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि ये कितना प्रॉफिट में अपन ने क्या किया। तो जो जो लॉजिक अपन बिठाएंगे उसमें समझ आ रहा है कि इतना हो रहा है और इतना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने कंसिडर किया फाइनेंशियल पोजीशन को और उसके क्या लॉजिक बनाए, उनको हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है बेटा जिसमें कि प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड है। हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो हेलो, है ना? दूसरा देखो, द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये तो सीधा सीधा मिल गया अपने को, अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ रहे? तो सेकंड वाला मैटर क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रोफेशनल जजमेंट यहां पे लगाओगे अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब मान लो सिंपल सा अपन लेते हैं कि असेट की लाइफ कितनी है, तो असेट की लाइफ एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि कितने साल असेट जो है वो चलने वाला है। गाइस क्लियर है ना? तो अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट when further investigation is undertaken in response to the conditions identified during the audit that caused the auditor to believe that the document may not be authentic। ठीक है ना? तो यूज ऑफ एक्सपर्ट और कंफर्मेशन। अब एक्सपर्ट का स्टैंडर्ड है 620 और कंफर्मेशन के लिए 505 अपन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, है ना? तो यहां पर क्या लगाना पड़ता है आपको? जजमेंट, कि एक्सपर्ट को कैसे यूज कर ले। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये एग्जांपल्स हैं जहां पर कि ऑडिटर को जजमेंट लगाने पड़ेंगे। और अगर ऑडिटर को जजमेंट लगाने पड़ रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है। बहुत टेक्निकली दिया हुआ है यार, मतलब बातें एक्चुअली ना बहुत सिंपल है। आप लोग जब पहुंचोगे ना, मान लो आप एक्चुअल ऑडिट करने पहुंचते हो, तो आपको समझ आ जाएगा यार कि ये बात तो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भैया मुझे तो पता है, जैसे क्लाइंट तुमको कोई चीज बता रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? अब क्लाइंट तुमको बोल रहा है कि भैया मैंने इसका बैड डेट, मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ कि यार इसका बैड डेट का प्रोविजन क्यों बनाया, समझ आ रहा है? तो अब मान लो कि वो बोल रहा है कि यार उससे ना उसकी लड़ाई हो गई है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो उससे लड़ाई हो गई है और है ना, अब तो वो नहीं देगा या इस तरीके से कुछ कुछ तुमको बातें बताएगी। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि भैया उन्होंने बैड डेट बनाया इस लॉजिक पे, लेकिन मैं इसको कैसे डॉक्यूमेंट कैसे करूं? मतलब समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? कि भाई इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा ना प्रॉपर, भाई किस लॉजिक के बेस पे मैं करूंगा। मैं सीधे सीधे ऐसे लड़ाई लिख दूं तो भाई हो सकता है मेरी बात ही ना वो हो, लड़ाई हुई तो भैया लीगल केस तो आप कर ही सकते हो। यानी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उस चीज के बारे में। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं गाइस आप लोग? समझ रहे? जैसे कई बार क्या है कि मान लो कि किसी एंटिटी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि भैया कानून चेंज होने वाला है ना? कानून चेंज होने वाला है, इसलिए उन लोग एक पर्टिकुलर दिशा में भाग रहे हैं। एस्टिमेट उन लोगों ने उस हिसाब से किया, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? कि उन लोगों ने एक एस्टिमेशन के बेसिस पे किया, उसका कोई खबर तो है नहीं। तो मैं कैसे लिख दूं कि भैया कानून चेंज होना है, जब मेरे को भी वो लोग क्लाइंट लोग लिख के तो देंगे नहीं। लेकिन एस्टिमेट उनका, और मेरे को लग रहा है उनकी बात रीजनेबल लग रही है, उनकी बात सही लग रही है मेरे को। पॉइंट समझ रहे हो? कई बार ऐसी होती हैं चीजें जिनको समझा तो जा सकता है, समझ में आ रहा है, और मेरे को जेन्युइन भी लग रहे हैं। मेरे को क्लाइंट ने जो बोला मेरे को जेन्युइन लगा, लेकिन भैया मैं इसको लिखूं कैसे? समझ आ रही है बात? कि मैं इसको लिख करके कैसे कल को साबित करूंगा कि भैया तुमने कैसे जजमेंट ले लिया इस बारे में। गाइस आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो वहां पर एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए। बोलो गाइस।
हेलो हेलो, है ना? ठीक है, अब देखो आगे, है ना? तो ये एग्जांपल्स थे। तो ये जो पूरा पैच है ये बहुत ही सब्जेक्टिव पैच है, क्योंकि इसमें पूरा जजमेंटल मैटर्स की बात की गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, प्रोफेशनल जजमेंट्स। ठीक है, तो कुछ कुछ पिक कर सकते हो इसमें से बस। समझ में आ रहा है कि भैया जजमेंटल मैटर्स का तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आप इस लॉजिक को समझ गए तो बस ऑब्वियस ही बात है, कुछ वर्ड्स उठाने हैं बस कंटेंट में से। ठीक है ना? फिर क्या है, देखो जरा, फिर क्या है, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ठीक है ना? तो ये लास्ट एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। द ऑडिटर may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary, sometimes known as completion memorandum, that describes कि भैया क्या क्या मैटर हुए। मतलब तुम समझो कि जैसे मैंने अपना पूरा दिन गुजारा और क्या दिन के एंड में मैं अपनी डेली डायरी लिख रहा हूँ, कैसा रहा ऑडिट टाइप का, कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स वगैरह अराइज हुए और कैसे उनको एड्रेस किया गया। सच अ समरी में facilitate such a summary may facilitate effective and efficient review inspection of audit documentation, particularly for large and complex audits. Further, preparation of such a summary may assist auditor consideration for significant matters, है ना? It may also help the auditor to consider whether there is any individual standard का objective that the auditor cannot achieve, that would prevent the auditor from achieving overall objectives of the auditor. अब ध्यान से समझो क्या लिखा है कि ऑडिटर ओवरऑल समरी लिख रहा है। यहाँ पर एक एक वर्ड की डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव है वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये इंडिविजुअल मैटर है। हर स्टैंडर्ड जो है, हर स्टैंडर्ड में प्रोसीजर दिए गए हैं। ध्यान से सुनना, ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ये सारे स्टैंडर्ड्स पे लागू होता है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली भी, थियोरेटिकली भी, हर तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना? कि ऑडिटर जो ऑडिट करने जाता है उसके ऊपर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लगते हैं। जो ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा उस पर बहुत सारे क्या लग रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं कि आपको ना ये वाले स्टैंडर्ड्स निभाने हैं। जब आप ऑडिट करोगे तो ये सारी बातें निभा लेना। ठीक बात है भैया, निभा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें होता क्या है, उसमें होते हैं मिनिमम प्रोसीजर्स कि ये तो लगा ही लेना। तो हर स्टैंडर्ड जब शुरू होता है उसमें पहले होता है ऑब्जेक्टिव कि हमारा क्या मकसद है। जैसे ऑडिट एविडेंस है तो ऑडिट एविडेंस वाले में मकसद में क्या होगा कि भैया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन कर लें। उसके बाद लिखा है कि भैया ये काम करोगे तो ऐसा ऐसा कर लेना, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट चेक कर रहे हो तो ये कर लेना, इंस्पेक्शन कर रहे हो तो वो कर लेना। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मेरा पॉइंट समझना, ठीक है ना? मान लो ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्या वो स्टैंडर्ड 100% सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि हर टाइप की एंटिटी में सारे स्टैंडर्ड फिट बैठ पाए? है ना? ठीक है ना? तो आपको एक्चुअली में हर स्टैंडर्ड का मकसद पूरा करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर भले ही उसके लिए एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़े, जितने दिए हैं उस स्टैंडर्ड में उससे ज्यादा लगाने पड़े तो भी कर लेना। हेलो हेलो हेलो। और ये बात ऐसे 200 में भी लिखी हुई है। ये जो मैंने बात बोली ना, समझ में आ रहा है, ये एथिकली भी करेक्ट है और एक्चुअली में ये लीगल भी है, क्योंकि ऐसे 200 में ये लिखा हुआ है कि आप इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव पूरे करने के चक्कर में कुछ ज्यादा प्रोसीजर लगा लें तो वो जरूरी है तो लगाएं। समझ आ रही है बात? अगर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को निभाने के लिए ज्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ रहे हैं तो लगा लो। ठीक है बेटा, है ना? अब मैं बोल रहा हूं कि जो ऐसे का ऑब्जेक्टिव लिखा है ये बात काम की है, बाकी उसके अलावा यहाँ पर कोई पैराग्राफ कुछ खास काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस ये बात काम की हो गई कि हाँ समरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स में अच्छी रहेगी, है ना? तो ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट मैटर्स को कैसे हैंडल किया उसको लेकर के एक समरी हो जाएगी। इट मे ऑल्सो हेल्प ऑडिटर टू कंसिडर कि कोई इंडिविजुअल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं पूरा हो पाया, जिससे ऑडिटर अपना पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये वाली बातें भी जो है वो उसको यहाँ पर लिखनी पड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि कैसा उसने ओपिनियन दिया है। तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ बोल, हाँ बोलो ना। हेलो
अरे भैया मैं पैराग्राफ से रिलेट भी कहाँ किया, मैं तो सिर्फ इसलिए बोला कि इस पैराग्राफ में ऐसे का ऑब्जेक्टिव रेफर किया हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया, तो मैंने तुमको ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव बताया अलग से। मैंने बोला ना कि ये रिलेट नहीं कर रहा है इस बात से, वो मैंने सेपरेटली ही बताई। मैंने बोला यहाँ पर जो बात लिखी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अलग से बता दी, लेकिन वो इससे रिलेट नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ वर्ड यूज हुआ इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। नहीं आया समझ में, है ना। तो लास्ट लाइन में वो ये बोल रहा है कि किसी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं हो पाया, ये बात मैंने उस ये कंप्लीशन मेमोरेंडम में लिखी, समरी में लिख लूंगा मैं, ठीक है ना। भैया आग लग गई थी तो भैया ये तो प्रोसीजर में कर नहीं सकता, वो प्रोसीजर में कर ही नहीं सकता। हाँ बोलो 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 बोलो। क्योंकि बेटा पूरा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ना देखा जाएगा, समझ में आ रहा है। जो बहुत बड़े ऑडिट हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में 10,000 पन्ने हैं, 2,000 2,500 पन्ने हैं, समझ आ रहा है। तो एक ऐसा होता है ना कि भैया आप कोई बुक परचेज करने वाले होते हो तो कई बार उसके पीछे में या फर्स्ट पेज में क्या होता है, प्रोलॉग होता है। हेलो हेलो हेलो, बस ये है वो। इसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स आ रहे हैं बस, समझना रहे कि पूरे ऑडिट में मेन मेन क्या था। किसी बंदे को पूरा ऑडिट अगर रिव्यू करना है कि कैसा किया था ऑडिटर ने, तो वो शुरुआत यहां से कर सकता है, समझना रहे कि वो कंप्लीशन मेमोरेंडम रीड करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन उठाएगा तो उसके दिमाग में पहले से है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो और पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एक तरीके से, समझना रहे, तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर पाओगे। नहीं आया समझ में, है ना, है ना। अब ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा बार आ चुका है ये एग्जाम में, समझ में रहे, लेकिन यहाँ इसका कंटेंट पूरा नहीं है, मतलब इतना सा तो है ही नहीं इसका, पता नहीं, चलो ठीक है। मतलब ये, हाँ ये 4-4 5-5 नंबर का आया हुआ है यार ये क्वेश्चन, ये पता नहीं इतना सा क्यों है। ठीक है, हो सकता है सेपरेटली इसके बारे में हो मिले अपने को कुछ, है ना, तो खैर अपने को सुन लोगे तो समझ आ जाएगा और लिख भी पाओगे, अच्छा खासा मैटर लिख पाओगे इसके बारे में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है, यानी ऑडिट से रिलेटेड कागज, उसकी ओनरशिप किसकी होती है बेटा, ऑडिटर की। अब देखो वैसे तो मैं क्या कहां से डेटा उठाता हूँ, क्लाइंट से, है कि नहीं। मैं टाटा मोटर्स के ऑडिट पे अगर गया हूं तो मैं जो एविडेंसेस निकालूंगा कौन से वाले निकालूंगा, मैंने सेल्स का डेटा निकाला, है ना, सप्लायर्स का, डेटर्स का, तो किससे ले रहा हूं मैं, क्लाइंट से ही तो ले रहा हूं ना। तो मैंने ऑडिट कर लिया, है ना, तो सबसे खूब सारे कागज आगज मंगाए थे मैंने, सॉफ्ट में मंगाई थी चीजें, तो मैंने कहा कि हाँ भाई तुम्हारा सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। तो अब कंपनी वाले मेरे पास आए, बोल रहे हैं कि भैया देखो आपने देख लिया ना कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, आपने चेक कर लिया, जब आप चेक कर रहे थे तो हमने आपको सब दिया, सब अवेलेबल कराया। अब ये भैया हमारे कागज कॉन्फिडेंशियल है, समझ में रहे, ठीक है ना, तो ये किसी और के हाथ ना लगे, इसलिए ये सब आप हमें वापस कर दो। गाइस पॉइंट समझ में आ रहा है क्या डिस्कस हुआ। हेलो हेलो, है ना। तो अब इसको लेकर के जब कानून और ये स्टैंडर्ड बनाने वालों ने सोचा, तो हमने कहा कि भाई यार ऐसे में तो फिर कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा, समझ में रहे, ठीक है ना। दूसरा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज रह गई हो ऑडिट में होने से, है ना, लेकिन फिर बाद में तो फिर कोई उसका एविडेंस ही नहीं रह जाएगा, इसलिए हमने कहा कि भैया नहीं, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन तो 100% किसका पावर है भाई, क्लाइंट का तो कुछ ले नहीं लिया ना, क्लाइंट के लेजर थोड़ी ना उठा के ले जा रहा है कि उसके पास बचेगा नहीं, सबकी कॉपीज ही ली है ना। तो हमने कहा कि ऑडिटर को कि भैया ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, क्लाइंट को चिंता है ना, किस बात की चिंता है क्लाइंट को, कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि भैया अगर इधर उधर हो गया तो हमने कहा भैया तुम केस कर लेना,
तुम कॉन्फिडेंशियलिटी का केस कर लेना। इंस्टीट्यूट के एथिकल स्टैंडर्ड्स में, प्रोफेशनल एथिक्स में ये है कि अगर ऑडिटर ने लीक करी चीजें तो फिर ऑडिटर मरेगा, मतलब समझ आ रही है बात। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस लग जाएगा ऑडिटर पे, क्योंकि इसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है। तो हमने क्लाइंट को कहा कि अब तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ ना, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करेगा तो उसकी डिग्री भी जा सकती है, तो ये उसकी दिक्कत है, वो संभलेगा। हेलो हेलो हेलो, है ना, ठीक है बेटा, है ना। तो ओनरशिप इसलिए हमने इन सब लॉजिक्स के तहत किसको दे दी, ऑडिटर को, है ना। हमने क्लाइंट अगर मांग भी रहा है तो ये ऑडिटर का डिस्क्रेशन है कि कितना उसको अवेलेबल कराना है, कितना नहीं। बोलो गाइस, क्लियर है? हेलो हेलो, तो चलो पढ़े। Standard on quality control 1 provides that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is the property of the auditor. He may, at his discretion, make portion or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed, or in case of assurance engagement, the independence of the auditor or of his personnel. ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा है कि भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप अवेलेबल करवा देना, लेकिन उससे वर्क की वैलिडिटी या कोई ऐसा फर्क ना है, है ना। तो ऑडिटर के वर्क की क्वालिटी ना खराब हो, इसलिए ये बात कहां पर भी लिख दी है इन लोगों ने, एसक्यूसी में भी लिख दी है। अदरवाइज टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 230। डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 230। तो एक बार देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो उसमें भी ये बात होगी ही, समझ आ रहा है। और क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ठीक है, चलो दे दिया क्वालिटी कंट्रोल में, एसक्यूसी 1 में ये दे दिया, लेकिन आपको ऐसे 230 का भी रेफरेंस करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पूरा जो है वो बनता कहाँ है, ऐसे 230 के हिसाब से। क्लियर है गाइस? लेकिन ठीक है, अब एसक्यूसी 1 रेफर हो रहा है तो हो रहा है, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकता। बोलो गाइस, समझ आया? हेलो हेलो, रीड कर लो। तुमने डॉक्यूमेंटेशन को 7 साल तक रखना, कभी भी केस रीओपन हो सकता है ना। तो तुमको साबित करना पड़ेगा हमने अच्छे से किया ऑडिट। क्लाइंट को 8 साल रखना पड़ता है और ऑडिट 1 साल बाद होता है, समझ आ रहा है ना, इसलिए ऑडिटर को 7 साल बोला है। ठीक है, ऐसे रिलेट भी कर सकते हो। कौन सी लास्ट लाइन? हाँ, मतलब पता चला कि मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया, जो कि मैंने समझ लो कि मैंने ऐसी चीज डॉक्यूमेंट कर ली थी जो कि क्लाइंट की गलती है, लेकिन मैंने क्लाइंट को बताई नहीं थी। अब पता चला, अगर मान लो कि मैंने शेयर कर लिया, ठीक है ना, तो क्लाइंट उसको ऐसे सुधार लेगा जैसे कि वो कभी था ही नहीं, समझ में आया। तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी कि वो ये बोलेगा कि ऑडिटर ने खुद से ऐसी गलती बना ली, हमारे में तो कोई गलती नहीं है, देख लो आके। समझ आ रही है बात? अरे वही तो, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारी मर्जी है हमको देना है कि नहीं देना।
क्लाइंट क्यों मांगेगा वो तो क्लाइंट जाने, नहीं आया समझ में। उसके तो हजार रीजन हो सकते हैं ना, गड़बड़ी भी हो सकती है या जेन्युइन उसका जैसे रिकॉर्ड है कुछ उसको लग रहा है कि यार अच्छा तुमने बनाया है तो ये हम जो है वो कर लें, समझे। हाँ बढ़े आगे। ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 है ना। हाँ ऐसे 500 है ना। आप देखो क्या बोल रहा है, ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। An auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review the statement of account and give an expert opinion about the truth and fairness of such account। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा 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 ओके एक सेकेंड। ठीक है अब देखो है ना क्या बोल रहा है, दिस ही कैन नॉट डू, फिर से पढ़ता हूँ है ना। ऑडिटिंग लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन टू असेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन कि सच में क्या है। स्टेटमेंट रिव्यू करो और अपना ओपिनियन दो एक्सपर्ट कि भैया कितने सही है अकाउंट, ऑनेस्टी पे है ये ओपिनियन। और वो ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जेक्टिवली चेक ना कर लिया, है कि नहीं। सिंपल बात, ठीक है। अब objective examination connotes critical examination and scrutiny of the accounting statement of the undertaking with a view to assessing how far the statements present the actual state of affairs in the correct context and whether they give a true and fair view about the financial results and state of affairs। ठीक है क्या बोल रहे हो, वो कह रहे हैं कि भैया देखो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का क्या मतलब, तो कह रहे हैं देखो भैया ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का ये मतलब है, ठीक है, कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन और चेकिंग, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग स्टेटमेंट्स की, ताकि हम ये बता पाए कि एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स कितना बता रहे हो इन द करेक्ट कंटेक्स्ट और क्या वो ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं या नहीं। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का भी मतलब क्या हो गया कि ट्रू एंड फेयर बताना है। तो सारी चीजें आकर के अल्टीमेटली किस पे अटकती है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे। हेलो हेलो हेलो, मैंने बोला था ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। An opinion founded on a rather reckless and negligent examination and evaluation may expose the auditor to legal action with consequential loss of professional standing and prestige। तो अगर मान लो कि तुमने बिल्कुल बेतरतीबी से फालतू चेकिंग करके कुछ भी चेकिंग करके और अगर ओपिनियन दे दिया और फिर गलत निकल गया तो तुम्हारे पूरा मान सम्मान जो है वो निपट जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस, गाइस गाइस, हेलो गाइस, है ना। ही नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट इट्स जजमेंट। तो उसको अपने जजमेंट, तो यहां तक पूरे पूरा देखो ऑडिट से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि भैया उसको जो जजमेंट देना पड़ता है उसके लिए उसको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। तो एविडेंस को कैसे डिफाइन किया, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिट, हम पढ़ चुके हैं इसको, ताकि वो कंक्लूजन पे पहुंचे जिन कंक्लूजन के बेस पे वो अपना ओपिनियन बनाए। हेलो हेलो हेलो, याद है ऑडिट एविडेंस क्या है, इंफॉर्मेशन जिससे वो कंक्लूजन बनाता है, कंक्लूजन वो जिसके बेस पे ओपिनियन बनाता है। क्लियर है ना। तो अच्छा, और एविडेंस में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। अब अदर इंफॉर्मेशन तो कोई भी रिलेट हो सकती है, ठीक है गाइस, है ना, है ना। पता चला कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो जुए में एक बहुत बड़ा अमाउंट हार गया है। समझ आ रही है बात? सोच करके देखो, इस बात का लेना देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? हो सकता है क्या? कैसे? कैसे? ठीक है, नहीं मतलब ये तो खैर दिख जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि उस पर अब पैसे ऑब्टेन करने का प्रेशर आ गया, तो हो सकता है कि अब वो फॉल्सिफाई करके वो पैसे जनरेट करने की कोशिश करे, अकाउंट्स फॉल्सिफाई करने की कोशिश करे। या बिल्कुल सही ये भी हो सकता है कि अकाउंट्स के थ्रू उसने किया हो। मतलब हेलो हेलो हेलो, हाँ। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, समझ रहा है, कि ये जो फालतू एक्सपेंसेस दिखाने वाला होता है ना, ये सबसे लीस्ट वाला होता है। समझ रहे हो? जब तुम प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाओगे ना, समझ आ रहा है, तो सबसे कम पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि वो एक्सपेंसेस इन्फ्लेट करे। समझ आ रही है बात? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम ही होती है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो ये ध्यान रखना प्रैक्टिकली जब जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो ऑडिट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिंपल बात है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल एंट्रीज सच एज चेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिडरी लेजर। बस ये कुछ 4-5 वर्ड याद कर लो, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, जितने याद हो पाए। सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, सब नाम है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही तो चेक करेगा, और क्या करेगा, है ना। तो ये ऑडिट एविडेंस है, हाँ ये तो है, यही तो चेक करेंगे। दूसरा, other information that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind true and fair presentation of financial statements. Other information which the auditor may use as audit evidence includes, for example, minutes of meetings. अब मीटिंग के मिनट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूज हो रहे हैं, है ना। रिटन कंफर्मेशन, है ना, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, मैनुअल्स कंटेनिंग डायरेक्ट डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत ध्यान से बेटा, ये वो इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, अंडरलाइंग रिकॉर्ड के लिए नहीं है। ये अदर इंफॉर्मेशन है जिससे मैं अकाउंटिंग के बारे में ही अंदाजा लगाऊंगा। A combination of test of accounting records and other information is generally used by auditor to support his opinion on the financial statement. तो ऑडिटर ये भी देख सकता है। बोलो गाइस, क्लियर है ये? ठीक है। ठीक है ना। अब ये वो फ्रेज है जो ऑडिट एविडेंस के साथ तो जुड़ा ही रहता है। मतलब ऑडिट एविडेंस, हमारा एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। हमारा एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। चलो, तो यहां पहले जनरल फिलॉसफी है कि सफिशिएंसी मतलब क्या, अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या। इन सिंपल वर्ड्स, सफिशिएंसी यूज होती है क्वांटिटी, कितने एविडेंसेस, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब की क्वालिटी। हेलो हेलो हेलो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन? जैसे समझो, है ना। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि हाँ भाई,
कहीं गए थे घूमने, समझ आ रहा है? तो वो बोल रहा हाँ हम गए थे घूमने, हम पिक्चर गए थे। अरे समझ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं मानूंगा मैं, ये तो तुमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी है, सबूत बताओ, कैसे मानूं मैं कि तुम पिक्चर गए थे? उसने कहा उस दोस्त से पूछ ले, उसके साथ गया था मैं। एक तीसरे दोस्त का नाम बताया, समझ आ रहा है? मुझे बताओ क्या ये एविडेंस है दूसरे दोस्त से पूछवाना, मतलब तीसरे दोस्त से पूछवाना, क्या ये एविडेंस है? हाँ, नहीं क्यों है? अरे एविडेंस तो है। अरे सुनो ना, सुनो ना, जितना मैं पूछूं पहले उतना जवाब दो। अभी आगे आगे मत बढ़ो क्योंकि सबके पास अपने अपने ओपिनियन है, फिर अपन बढ़ नहीं पाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत लोगों ने डिकोड कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत भी हो सकते हैं। तो अभी मेरे मेरे स्पीड के हिसाब से चलो, मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो। क्या ये एविडेंस है, हाँ या नहीं? है। समझना रहा? तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि एविडेंस तो है। समझ में आ रही है बात? दोस्त से पूछवाना, गवाही, गवाही इज एन एविडेंस। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? अब ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है तुमने पूछवा तो दिया, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, और एविडेंस बताओ। समझ रहे? उसने मुझे फोटो दिखाई। समझ आ रही है बात? उसने मुझे क्या दिखाई? फोटो, कि देखो ये मेरी सिनेमा हॉल में फोटो है। समझ आ रही है बात? ठीक है, बताओ क्या ये एविडेंस है ना? ठीक है। अच्छा, क्या ये बेटर एविडेंस है या ये कम वाला एविडेंस है? क्या पता, कभी गया हो, कब गया हो, कब की दिखा रहा है, क्या पता। मैं तो अभी की पूछ रहा था, पिछले हफ्ते की। फिर उसने बोला कि अरे यार मेरे पास टिकट पड़ी हुई है। समझ आ रहा है? उस दिन की सिनेमा हॉल की टिकट पड़ी हुई है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब उसको देखा। अब बताओ ये कैसा एविडेंस है? एविडेंस तो ये भी है ना? अच्छा, नकली ये भी हो सकता है क्या? नकली ये भी हो सकता है, चांसेस बड़े कम है ना? यानी एक होता है सबूत और एक होता है पक्का सबूत। हेलो हेलो, समझ आ रही है बात? हेलो, हम अभी बात कर रहे थे बेटा अप्रोप्रिएटनेस की। हम अभी बात किसकी कर रहे थे? अप्रोप्रिएटनेस की। एक एविडेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट है और एक जो है वो कम अप्रोप्रिएट है। तुम किसी भी चीज की चेकिंग के लिए कुछ भी एविडेंसेस लेते हो, एक तो एक एविडेंस पे भरोसा नहीं करते, तो तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ एविडेंसेस, लेकिन उसको तुम ऑब्जेक्टिवली बता नहीं सकते कि 4 एविडेंस की, 6 एविडेंस की, 600। समझ आ रहा है? तुम ये नहीं बता सकते कि कितने एविडेंस तुमको चाहिए जिसके बाद तुमको सेटिस्फेक्शन आएगा। हो सकता है दो एविडेंस देख के सेटिस्फेक्शन आ जाए, हो सकता है 10 देख के भी ना आए। हेलो हेलो हेलो, है ना? तो तुमको एक तो नंबर ऑफ एविडेंसेस भी रखने पड़ते हैं, और दूसरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, जिसको कि हम बुलाते हैं अप्रोप्रिएटनेस। आप लोग इसको क्वालिटी और क्वांटिटी से कभी रेफर नहीं करेंगे, आप हमेशा इसको क्या बुलाएंगे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यही यूज होता है। समझाने के लिए मैंने आपको क्वांटिटी और क्वालिटी बताया है, लेकिन आप एग्जाम में शब्द हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ही यूज करेंगे बेटा। ये मतलब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑडिट एविडेंस के साथ, आंसर में भी यही जाएगी। ठीक है गाइस? हेलो हेलो हेलो, है ना? तो ये एक काम करो ना, यहाँ तक, जैसे ये सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, इसके पहले पूरा इसको रीड करो फटाफट से, फिर मैं आगे का बताता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से यही यही सब चीजें होनी चाहिए, कुछ खास नहीं है।
पढ़ रहे हो क्या? अभी ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ेगा क्या? तो मेन डिस्कशन यहां से स्टार्ट होता है, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसके जस्ट पहले जो लास्ट लाइन है, द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड एक सबसे बेसिक तो ये है कि बेटा जितना अप्रोप्रिएट एविडेंस हमको मिल जाएगा उतने कम एविडेंसेस में हमारा काम जो है वो चल जाएगा। हेलो हेलो, जितने अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हमको मिलेंगे उतने कम एविडेंसेस में हमको भरोसा आ जाएगा। मतलब अप्रोप्रिएटनेस बढ़ेगी तो सफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम में ही सफिशिएंट हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। लेकिन अगर कम अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिलेंगे तो जब तक ज्यादा एविडेंसेस ना मिल जाएं तब तक मेरा भरोसा नहीं आएगा। हेलो हेलो, बोलो, है ना? चलो अब देखो, किया बोल रहे हैं, किया। Sufficiency is a measure of quality of audit evidence, quantity of audit evidence. Quantity of audit evidence is needed is affected by the auditor's assessment of risk of misstatement. कैसे कैसे? अरे लिखा ही हुआ है, higher the assessed risk, the more the audit evidence likely to be required. Clear है नहीं? हेलो, है ना? तो रिस्क वो फैक्टर है एक्चुअली में ना। ये जहां से ये पैराग्राफ खत्म होता है वहां पर उसने बोला है कि ऑडिटर्स जजमेंट, जहां ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो देखो बोल रहा है ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज रिस्क, है ना? तो सफिशिएंसी मतलब कि क्वांटिटी, तो आपकी क्वांटिटी किससे इफेक्ट होगी? रिस्क से इफेक्ट होगी ना। जितना रिस्क बढ़ेगा उतने ज्यादा एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको सफिशिएंट लगेंगे। हेलो हेलो हेलो, बोलो। गाइस ठीक है, ठीक है ना? फिर सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी हो गया, है ना? एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, हायर द क्वालिटी लेस मे बी रिक्वायर्ड, ये बता दिया मैंने। ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंसेस हाउएवर मे नॉट कॉम्पनसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी, ठीक है ना? हो सकता है कि ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पे भी ना आए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी में बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो तीन फैक्टर हम लोगों ने बोले, एक तो मटीरियलिटी, रिस्क और एक साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना?
तो रिस्क सबसे सिंपल है बेटा, अगर देखा जाए तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रिस्क को कैसे करोगे, इतना सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, अब यहाँ पर एक और ऐसा टॉपिक छेड़ दिया इन लोगों ने जो अगले चैप्टर का है, लेकिन अभी अपन फोकस करते हैं किसमें, सफिशिएंसी पर। समझ आ रहा है। तो पहला पॉइंट देखो, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी इज सिग्निफिकेंट। हेलो 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 हेलो, है ना। लेस मटीरियल चीजों के लिए लेस एविडेंसेस चल जाएंगे। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ assertions आर लेस मटीरियल, ठीक है ना। बट इफ assertions आर मोर मटीरियल टू द यूजर, है ना, मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। यानी जितनी सिग्निफिकेंस ज्यादा, सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस उतनी ज्यादा चाहिए। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। अब बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से। एक होता है बेटा ऑडिट रिस्क, दोनों टेक्निकल शब्दावली है, समझ आ रहा है। कुकडअप नहीं है कि मैंने बना लिया अपने मन से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। गाइस, ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। हेलो हेलो, ठीक है ना। ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या है कि ऑडिटर ने चेक कर लिया पूरा, मतलब बुक्स में मिस्टेक थी और ऑडिटर ने चेक कर लिया फिर भी नहीं मिले। आप इसको यहां से भी देख सकते हो कि बुक्स में मिस स्टेटमेंट्स थे और चेक करने के बाद भी नहीं मिले, ये हो गया ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर का ओपिनियन ही गलत हो गया। हेलो हेलो हेलो, ऑडिटर ने पूरा ट्रू एंड फेयर है जबकि नहीं थे। हेलो हेलो हेलो, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि ऑडिट करने से पहले ही कितनी गलतियां हैं, ऑडिट करने से पहले ही कितनी गलतियां हैं, कहां पे, बुक्स में। हेलो, समझे। ऑडिट करने से पहले ही कितनी गलतियां हैं बुक्स में, है ना। क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना। अब पॉइंट ये है कि इसके भी दो पार्ट हैं, है ना। इसके भी दो पार्ट हैं, इनहेरेंट रिस्क और है कंट्रोल रिस्क। ये आगे का है लेकिन ठीक है, चलो अभी डिस्कस हो जा रहा है तो हो जा रहा है, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क मतलब कि भाई देखो, रोड पार करोगे तो मरने का खतरा है ना, वो इनहेरेंट रिस्क है। गाड़ी चलाओगे तो मरने का खतरा है ना, वो हो गया इनहेरेंट रिस्क। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर रिस्क है मिस स्टेटमेंट के, यहां पर रिस्क क्या है बेटा, मिस स्टेटमेंट का। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज की अकाउंटिंग करोगे तो मिस स्टेटमेंट हो ही सकता है ना। अब मिस स्टेटमेंट ना हो इसके लिए अपन लगाते हैं क्या, कंट्रोल्स। तो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते ना मरे तो अपन क्या लगा लेते हैं, हेलमेट। हेलो हेलो हेलो, तो हेलमेट तुम्हारा क्या हो गया बेटा, इंटरनल कंट्रोल। हेलमेट तुम्हारा क्या हो गया बेटा, इंटरनल कंट्रोल। अब हेलमेट लगा लिया तो मरने से बच सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हेलमेट लगाने के बाद भी मरोगे नहीं, इसकी गारंटी हो गई। हेलमेट लगाने के बाद भी मर सकते हैं ना, वो हो गया कंट्रोल रिस्क। नहीं आया समझ में। तो फाइनेंशियल स्टेट, हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज गलत हो सकती है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। वो गलत ना हो इसके लिए कंट्रोल लगाए, लेकिन कंट्रोल लगाने के बाद भी अगर रिस्क रह जाए तो वो हो गया कंट्रोल रिस्क। इन दोनों चीजों के कारण बुक्स मिसस्टेट हो जाती हैं।
तो ये हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट एविडेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट एविडेंस। तो रिस्क अगर ज्यादा होता है तो ऑडिट एविडेंसेस भी ज्यादा चाहिए पड़ते हैं। मतलब मैटर अलग ही खिंचा हुआ है, रिस्क अलग पढ़ने अपने को एक्चुअली में, लेकिन दिया हुआ है यहाँ साथ में और डिस्कशन कर रखा है इन लोगों ने। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के बारे में बता दिया है, तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक साथ दो टॉपिक डिस्कस हो जाते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या गाइस? समझ आ रही है ना बात? तो इस वाले में एक्चुअली में अगर इस टॉपिक के हिसाब से जो हेडिंग चल रही है उसके हिसाब से अगर अपन इसको पढ़ें तो सिर्फ इतनी सी बात है, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा एविडेंसेस ले लो तभी सफिशिएंसी आएगी। सिंपल इतनी बात है बेटा। लेकिन अब रिस्क को खोल दिया इन लोगों ने ना, समझ रहा है कि रिस्क कौन सा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क आ रहा है समझ में? तो वो भी समझाने पड़ गए, नहीं समझे? हम्म हम्म अरे कुछ समझ नहीं आती है तेरी बात यार, तू क्या बोलती है कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है देखो, less evidence would be required in case assertions that have lower risk of material misstatement. But on the other hand, if assertions have a higher risk of material misstatement, more evidences will be required. तो ये मेन बात है, तो अपनी मेन बात मत भूलना कभी भी, समझना कि किस बारे में क्वेश्चन चल रहा है ना? असर्शन अभी पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि कंप्लीटनेस ना, मतलब अपन उसको सबको एक साथ थोड़ी बोल सकते हैं कि कंप्लीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब सारी प्रॉब्लम्स को एक वर्ड में रेफर करना है तो उन लोग असर्शन बोल देते हैं। नहीं आया समझ में? तो कोई एक असर्शन पकड़ लो ना, जैसे मान लो कि वो बोल रहा है कि लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस दैट हैव अ लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जैसे कि कंप्लीशन। कंप्लीशन ना, असर्शन यानी मान लो कंप्लीशन, ये चलो अकरेंस, अरे कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड। तो अब मान लो कि अकरेंस चेक करना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब जो लिखा है वो एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं। अकरेंस क्या है? कि ट्रांजेक्शन जो लिखा है वो हुआ है, समझ गया ना? हाँ, मतलब अकरेंस में प्रॉब्लम है, इस बात का रिस्क अगर ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंसेस लगेंगे, है ना? ठीक। तो उसने एक वर्ड में, है ना, 12 चीजें कवर कर ली ऑलमोस्ट। ठीक, चलो फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन तो बहुत सिंपल है कि भाई जितना ज्यादा एंट्रीज होंगी उतना थोड़ा ज्यादा तो सैंपल लगेगा ही भाई, है कि नहीं? समझ रहा है? बाकी अगर सेम सेम है तो कम एविडेंस लगेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो ज्यादा एविडेंसेस लगेंगे। हेलो 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 हेलो, ठीक है ना? अब समझाएगा वो क्या? अप्रोप्रिएटनेस। तो अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी, है ना? यानी जब तुम किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑडिट एविडेंस के बारे में हल्का फुल्का सा डिस्कशन कर रहे हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस लिखो। जब तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस का क्वेश्चन ही आ जाए तो फिर तुम इसमें क्वालिटी क्वांटिटी वर्ड यूज कर सकते हो, है ना? क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है ना? ठीक है, हाँ। तो अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, है ना? दैट इज इट्स रिलेवेंस एंड इट्स रिलायबिलिटी, relevance and reliability in providing support for conclusion on which the auditor's opinion is based. The reliability of evidence is influenced by its source and its nature. Oh my God, देखो जरा क्या बोल रहे हैं। अप्रोप्रिएटनेस मतलब कितना रेलेवेंट है,
कितना रिलायबल है। समझ रहे हो कितनी, मतलब क्या जबरदस्त बात है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई वही मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं मूवी गया था, समझ में आ रहा है? मैंने कहा कैसे मान लूं? तो वो कह रहा है यार सुशांत की आखिरी मूवी थी। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ रहे हो? जब द मोमेंट उसने ये बोला कि सुशांत की आखिरी मूवी थी, तो ही इज ट्राइंग टू गिव एविडेंस कि देख यार सुशांत की आखिरी मूवी थी तो मैं तो गया ही होऊंगा ना। हेलो गाइस, हेलो, है ना? लेकिन मैं कह रहा हूं भैया ये बात का रेलेवेंस क्या है? ये तो बिल्कुल भी रेलेवेंट एविडेंस नहीं है। नहीं आया समझ में? उसकी आखिरी मूवी थी, इससे ये कैसे प्रूव हो रहा है कि तू देखने गया था? बोलो गाइस, समझ आ रहा है ना? जहां तक रिलायबिलिटी की बात है, तो उसने एक दोस्त से पूछवाया जो बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है। समझ में आ रहा है? उस दोस्त से पूछवा रहा है, तो मैं कह रहा हूं इस दोस्त से पूछवा रहा है, इस एविडेंस का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। ये झूठा मक्कार एक नंबर का जिससे तुम पूछवा रहे हो, उसकी खुद ही की रिलायबिलिटी नहीं है, तो उसके बेस पे तुम्हारी रिलायबिलिटी कैसे तय होगी? बोलो भाई, समझ में आया? है ना? तो रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। अब देखो, अब ऑडिट एविडेंस की रेलेवेंस, रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, है ना? रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी सोर्स पे और नेचर पे डिपेंड करती है। खतरनाक, मतलब अब देखो इसके डेप्थ में घुसने वाले हैं अपन, रिलायबिलिटी के डेप्थ में घुसने वाले हैं। समझ में आ रहा है? कुल मिला के 5 पॉइंट हैं इसको लेकर के एविडेंसेस में। समझ में आ रहा है? जो बिल्कुल प्रॉपर अपन इसको सोच सकते हैं। मुझे बताओ, रिटन ज्यादा रिलायबल होता है या ओरल? एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा या इंटरनल? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अच्छा, फोटोकॉपी ज्यादा रिलायबल होगी या ओरिजिनल? है ना? अगर मैं क्लाइंट के थ्रू कोई एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूं और अगर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो कौन सा ज्यादा रिलायबल है? तो तो एक तरीके से तुमको सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पता ही हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये ऑफिशियल है, ये 5 पॉइंट्स। अब ये कहां पर मिलेंगे देखना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, रिलायबिलिटी इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल भी जाएगा। ऐसे 330 जो है, अब ये देखो फिर बीच का है, ऐसे 315 जो है, ऐसे 315 वो बताता है कि रिस्क आइडेंटिफाई कर लो ऑडिटर को। 330 में उन रिस्क के प्रति ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा वो डिफाइन होता है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। तो ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाता है, सब्सटैंटिव और एनालिटिकल वाले, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस वाले, वो दिए हुए हैं ऐसे 330 में। तो ऐसे 330 में है कि ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा और एविडेंस निकालेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे 330 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा और एविडेंस निकालेगा। ठीक है ना? अब देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो requires the auditor to conclude whether sufficient and or appropriate audit evidence has been obtained। तो उसमें ये बोला हुआ है कि भैया ऑडिटर ये देख लेना, sufficient appropriate audit evidence obtain कर लेना। whether sufficient appropriate audit evidence have been obtained, है ना, whether they have been obtained and thereby enable is a matter of professional judgment। समझ में आ रहा है? मतलब ये प्योर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, मतलब ऑडिटर से 4 एविडेंस के बाद बोल रहे हैं कि हाँ भाई सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑडिटर बोल पड़े कि नहीं यार और एविडेंस चाहिए, नहीं नहीं तो हो सकता है कि क्या बोले
कि नहीं यार अभी और एविडेंस चाहिए, इसलिए ऑडिटर को अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, जितना सेटिस्फाइड रहेगा उतना जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने? जितना सेटिस्फाइड रहेगा उतना जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना? क्लियर है? जितना खुश रहेगा उतना सेटिस्फेक्शन उसको आ जाएगा, इसलिए ऑडिटर की इतनी आवभगत होती है ना? ठीक है, इसलिए एस्टेल एस्टेल वर्ड घुमा देते हैं वो लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मैं 2004 में गया था, मैंने बता चुका हूँ क्या ये वाली बात? हेलो भाई, अरे 2004-5 के आसपास ओरिएंटल इंश्योरेंस के ऑडिट में गए थे ना, तो कोलकाता गए थे, अहमदाबाद गए थे, मुंबई में गए थे। तो मुंबई में गए थे तो एसएल वर्ल्ड घूम के आ गए थे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बढ़िया, दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे कभी उसका टीवी में ऐड देखते थे, तुम लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है? कि वो टीवी में एक पूरा जिंगल चलती थी कि एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। तो हमको समझ ही नहीं आता था कि ये ऐड क्या है। तो हमारे लिए दैट वाज लाइक अ ड्रीम कि भैया एसएल वर्ल्ड में गए अपन, समझ में आ रहा है? और मतलब कभी सोचा ही नहीं था, उस समय तो उम्मीद ही नहीं थी कि जाएंगे टाइप। ठीक है ना? कोलकाता गए थे तो प्रॉपर विक्टोरिया मेमोरियल और मतलब एक के गृह प्रवेश में गए थे, बहुत सारा था। और अहमदाबाद गए थे तो फिर 2 दिन हिल स्टेशन माउंट आबू ही चले गए थे वहां से, तो समझ में आ रहा है घूमने के हिसाब से। ठीक है ना? तो खूब घुमाते हैं वो लोग, ठीक है, ताकि ऑडिटर सेटिस्फाइड रहे तो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो वापस आ जाते हैं अपन, है ना? नहीं तो निकल जाएंगे, है ना, खूब दूर। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यहाँ पर इसको फिर मेन बात को अंडरलाइन कर लें अपन बस, है ना, कि वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हैज बीन ऑब्टेन्ड is a matter of professional judgment. SE 200 contains discussion of such matter as the nature of audit procedure, timeliness of reporting, and balance between benefit of cost, which are relevant factor for the auditor when the auditor exercises professional judgment. मतलब जब वो प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहा है तब क्या ध्यान रखूं? समझ रहा है कि भैया कितने दिन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी है, उसको छोड़ देंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, एंड ऑल दैट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, रिगार्डिंग वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट audit evidence have been obtained. In order to obtain reliable audit evidences, information produced by the entity that is used for performing audit procedure need to be sufficiently complete and accurate. ठीक है, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अधूरा है, लेकिन आज के हिसाब से अपन इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। एक बार रीड कर लो इसको, ठीक है? जनरल फिलॉसफी और टेक्निकल डिस्कशन मिक्स है, मतलब आपस में, समझ में आ रही है बात? यानी कुछ कुछ बातें एकदम ऐसी हो जाती है कि भैया ये करना ही करना, और कुछ बातें एकदम से सजेस्टिव आ जाती हैं, और उसके बाद कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि भैया क्यों कर रहे हो ये, तो उसका लॉजिक भी बता देता है बीच बीच में। तो ये सारा कुछ फिर इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। नॉलेज ऑब्टेन कर लो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और उसके बाद फिर एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना? बाकी एक्चुअल सिचुएशन जब देखोगे तब और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। क्लियर है गाइस?